हिस्ट्री बाय जीनियस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत में कर प्रणाली की और इस श्रृंखला में आज सबसे पहले बात हम करेंगे कृषि संबंधी करों की। प्राचीन काल से ही भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत स्थिति में रही है। इसका मुख्य कारण है यहाँ की भौगोलिक दशा। यहाँ की स्थिति कृषि, उद्योग, व्यापार व वाणिज्य के लिए भी बहुत लाभप्रद रही है। इनके विकास के कारण देश की आर्थिक व्यवस्था में भी बहुत दृढ़ता आई, जिसके कारण चौतरफा विकास संभव हो सका। समाज में अराजकता फैलने के बाद लोगों को एक राजा की आवश्यकता अनुभव हुई। जैसा कि हमने पीछे भी एक वीडियो में बात की थी, उन्होंने राजा के साथ एक अनुबंध किया, एक करार किया, जिसके अनुसार राजा ने उनके जान माल की सुरक्षा का वायदा किया तथा लोगों ने भी इसके बदले में उसे करों के रूप में अपना सहयोग देने का वचन दिया। अपने कर्तव्य निभाने के लिए राजा को एक शक्तिशाली सेना के संगठन की आवश्यकता थी, जो न केवल विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध राज्य की सुरक्षा करे, बल्कि आंतरिक शांति व्यवस्था स्थापित करने में भी सहायक हो। इसके अलावा राज्य के संचालन के लिए बहुत से मंत्रियों, अधिकारियों और कर्मचारियों की भी आवश्यकता थी। प्रजा भी राज्य के प्रति आशा लगाए बैठी थी कि उसके हितों के लिए सरकार कुछ कार्य अवश्य करेगी। इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजा को धन चाहिए था तथा उसे यह धन प्रजा से ही प्राप्त करना था, जो करों के रूप में वसूल किया जाता था। कौटिल्य ने भी राज्य के 7 प्रमुख अंगों में वित्त को एक आवश्यक अंग माना है। आगे बात हम करेंगे कि प्राचीन काल से ही भारत में कृषि जो है, ये लोगों का मुख्य व्यवसाय क्यों रहा है। प्राचीन काल से ही भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है तथा यहाँ लोगों का मुख्य व्यवसाय प्राय कृषि के साथ ही जुड़ा रहा। इसी कारण प्राचीन काल से सरकार की आय का मुख्य स्रोत भी भूमि लगान ही रहा है। कृषि के मुख्य व्यवसाय होने के मुख्य कारण थे, पहला है कि आरंभ में यहाँ जंगलों की संख्या बहुत ज्यादा थी। भिन्न भिन्न समयों के दौरान सरकारों ने जंगलों को साफ करवाकर इन्हें कृषि योग्य बनाना शुरू किया। दूसरा है कि देश की भूमि, खास करके उत्तरी भारत की भूमि, कृषि के नजरिए से बहुत उपजाऊ थी। तीसरा है कि लोहे की खोज के बाद बहुत से औजार बनने शुरू हुए और ये औजार कृषि के लिए भी बनाए गए, जिससे ये कार्य बहुत आसान हो गया। चौथा है कि देश में पानी की कोई कमी नहीं थी, जिस कारण सिंचाई के लिए बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध रहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ आता है कि भूमि की मलकियत, भूमि का स्वामित्व जो था वो किसके पास था। अब अक्सर ये प्रश्न जो है ये उठता है और एक बार ये भी पूछी जाती है, क्या उस समय सारी भूमि की स्वामी सरकार ही थी या निजी स्वामित्व की भी सुविधा थी। ऋग्वेद से संकेत मिलता है कि इस काल में कृषि योग्य भूमि का स्वामी तो व्यक्ति विशेष या परिवार ही होता था, परंतु उसे भूमि बेचने या दान में देने का अधिकार था या नहीं, इस बारे में कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं मिलता। खेतों के पार चरागाहें होती थीं तथा इसे पूरे गांव की संपत्ति माना जाता था। कबीले का मुखिया होने के कारण राजा को गांव की कृषि योग्य भूमि का स्वामी माना जाता था। अब उत्तरवैदिक काल में हम देखते हैं कि आर्यों को कृषि योग्य भूमि की मलकियत का पूर्ण ज्ञान हो चुका था। संभवतः जो व्यक्ति झाड़ियों को साफ करके कृषि योग्य बनाता था,
उस पर कृषि करता था उसे भूमि के उस क्षेत्र का स्वामी मान लिया जाता था। इस काल के साहित्य से भी ये जानकारी मिलती है कि जंगलों को आग लगाकर अथवा कुल्हाड़ी से काटकर भूमि को कृषि योग्य बनाया जाता था। लोहे की खोज के बाद आर्यों ने कृषि के लिए लोहे के औजार बनाकर इनका खूब इस्तेमाल शुरू किया। लोहे की कुल्हाड़ियों के साथ जंगल साफ करना और लोहे के फाल वाले हल के साथ गहरी खुदाई करना आसान हो गया। उत्तर वैदिक काल में राजा को ऋग वैदिक काल के मुकाबले भूमि की मलकियत संबंधी अधिक अधिकार प्राप्त हुए थे और शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि यदि राजा प्रजा की सहमति के साथ भूमि का कोई भाग दान में देता है तो उसे उचित माना जाएगा। अब बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात में एक उल्लेख आता है कि भिक्षु का कोई पुत्र, पशु, खेत या घर नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि भूमि का स्वामी विशेष व्यक्ति को ही माना जाता था। एक और बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय में लिखा है कि खेत की रक्षा मंत्री करता है, क्षत्रिय करता है, इसी कारण उसे क्षत्रिय कहा जाता है। इसी प्रकार भूमि पर राजा की मलकियत मानी जाने लगी। एक और धर्म सूत्र आप स्तंभ से ज्ञात होता है कि स्वामी को अधिकार था कि वो किसान को उपज का कुछ भाग देकर अपने खेत जोतने के लिए कह सकता था। अब एक जातक ग्रंथ कुणाल जातक से पता चलता है कि गण राज्यों में राजवंशों के व्यक्ति संपूर्ण तौर पर सारी कृषि योग्य भूमि के स्वामी होते थे। इस भूमि का प्रबंध उनके सेवक, भोजक, अमात्य व उपराजा करते थे। वे मजदूरी का कार्य अपने दासों और दासियों से करवाते थे। तो जाहिर है कि इस काल के आरंभ में अधिकतर भूमि पूरे गांव के निवासियों की संपत्ति मानी जाती थी। आप स्तंभ में ब्राह्मण भूपतियों का उल्लेख मिलता है। संभव तौर पर ये वो व्यक्ति थे जिन्हें राजा काफी मात्रा में भूमि दान स्वरूप देता था। दीघ निकाय और मध्यम निकाय से ज्ञात होता है कि इनमें से कई ब्राह्मण आध्यात्मिक जीवन का त्याग कर भूमि इकट्ठी करने में लग गए थे। अब मौर्य काल तक भारत में कृषि का व्यवसाय बहुत विकसित हो चुका था। इस काल में मलकियत के नजरिए से बात अगर हम करें तो कृषि योग्य भूमि को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये 3 भाग हैं, राजा की भूमि, व्यक्ति विशेष की भूमि और गांव की भूमि। अब अर्थशास्त्र के दूसरे अध्याय में कौटिल्य ने ये जानकारी दी है कि भूमि के स्वामी कुछ किराया लेकर अपनी भूमि दूसरे व्यक्ति को दे सकते थे, परंतु जहां तक भूमि को बेचने का प्रश्न है, ये वो अपने संबंधियों को ही बेची जा सकती थी। इससे यह भी भाव है कि आमतौर पर भूमि किसी दूसरे गांव के निवासियों को नहीं बेची जा सकती थी। तो स्पष्ट है कि भूमि की मलकियत जो है वो व्यक्तिगत थी, परंतु जिस भूमि का स्वामी कोई व्यक्ति नहीं होता था वो राजा के अधीन आ जाती थी। इसके अलावा चरागाहें गांव की साझी भूमि मानी जाती थी। अब बात हम करेंगे कि लगान की दर जो है वो क्या थी। किस काल में लगान की दर क्या थी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राप्त स्रोतों के आधार पर भिन्न भिन्न समयों में लगान की दर का अनुमान लगाया जा सकता है। अब सबसे पहले बात हम करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता की। तो ये हमारे इतिहास की पुरातन सभ्यता थी। इस काल में भी लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था, परंतु इस काल से संबंधित स्रोतों से हम कोई भी जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इसका कारण है कि इस काल की लिपि को अभी तक कोई भी पढ़ने में सफल नहीं हो पाया। इस काल के पुरातात्विक स्रोत भी
इस संबंध में कोई जानकारी नहीं देते। परिणामतः इस काल की कर प्रणाली व इसे इकट्ठा करने की मशीनरी के विषय में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। यद्यपि इसके अस्तित्व से इनकार भी नहीं किया जा सकता था। डॉक्टर ओ.एन. त्रिपाठी का मानना है कि उस युग में सामुदायिक जीवन का अस्तित्व संभव नहीं था यदि लोग अपना योगदान देने के लिए तैयार ना होते। तो इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस काल में किसी प्रकार की कर प्रणाली अवश्य रही होगी जिसके अनुसार लोग निजी तौर पर या मिलकर नगर राज्य के प्रति अपना योगदान देते होंगे। इसके बाद हम ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं। तो भारत में आने के बाद आर्यों को पहले एक घुमक्कड़ जाति माना जाता था, परंतु यहाँ बस जाने के बाद वे स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे और उन्होंने कृषि को अपना धंधा बना लिया। उस समय कृषि अपने प्रारंभिक दौर में थी। उन्होंने भूमि को दो वर्गों में बांटा, उर्वरा और खेले। उर्वरा कृषि योग्य भूमि थी, यह परिवार की निजी संपत्ति मानी जाती थी। खेली भूमि पशुओं के चरागाहों के तौर पर उपयोग में लाई जाती थी। इस काल में राजा कोई निश्चित कर प्राप्त नहीं करता था, बल्कि प्रशासन का कार्य चलाने के लिए प्रजा उसे योगदान देती थी, जिसे बलिहृत कहते थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद सहित कई धर्मशास्त्रों में भी हुआ है। संभव तौर पर यह राजा के द्वारा उपज में से लिया जाने वाला भाग था। लगान की अदायगी उपज के रूप में ही की जाती थी। अब उत्तरवैदिक काल में अगर हम देखें तो लोगों को यह कर अनिवार्य रूप से देना पड़ता था, कर यानी कि बलि। इस समय तक राजा द्वारा एक अधिकारी की भी नियुक्ति की जाने लगी थी, जो यह निश्चित करता था कि उपज में राजा का कितना भाग होगा। इस कर की उगाही के साथ कई अधिकारी जुड़े हुए थे। भाग 2 उपज में राजा का भाग निर्धारित करता था। लगान इकट्ठा करने वाले अधिकारी को संग्रहित्र कहा जाता था। प्रशासन में लगान व इन अधिकारियों का महत्व इससे स्पष्ट होता है कि उस काल में राजा के मंत्री, जिन्हें रत्नेन कहा जाता था, में ये भी शामिल थे। ये दोनों अधिकारी एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए कार्य करते थे, न कि स्वतंत्र तौर पर। परंतु यहाँ यह भी मानना पड़ेगा कि यह प्राचीन भारत में कर प्रणाली का रचनात्मक पड़ाव था। आगे महाकाव्य और सूत्र काल में अगर हम देखें तो इस व्यवस्था में काफी विकास हुआ। समकालीन स्रोतों के आधार पर कहा जा सकता है कि उपज में राजा का भाग फसल के स्वरूप, उसकी कीमत, मंडी की स्थिति और स्थानीय कारकों पर निर्भर करता था। यद्यपि लगान की दर अक्सर 1/6 ही थी, परंतु बहुत बार राजा तथा उसके अधिकारी किसानों से जबरी अधिक वसूली भी कर लेते थे। जातक ग्रंथों में इस काल में रज्जुवाहक नामक अधिकारी का नाम मिलता है। वह रस्सी की सहायता से खेत की पैमाइश करता था और इस बात का विशेष ध्यान रखता था कि राजा या किसान के हितों को कोई नुकसान न पहुंचे। तैत्तिरीय संहिता के आधार पर कहा जा सकता है कि इस काल तक लोग फसलों की बिजाई को मौसम के अनुसार करना जान चुके थे। जो फसल सर्दियों में बोई जाती थी, उसकी कटाई गर्मियों में होती थी। धान की बिजाई वर्षा ऋतु में होती थी तथा इसकी कटाई सर्दियों में होती थी। और सूत्र काल में गणनीक और कर्मिक अधिकारियों के नाम मिलते हैं। गणनीक लेखा जोखा का सुपरडेंट होता था, जबकि कर्मिक क्लर्क थे। इनका उल्लेख कौटिल्य और पाणिनि के विवरणों में भी मिलता है। और महाभारत में कहा गया है कि राजा प्रजा से वसूल किए करों को उनकी सुरक्षा के लिए प्रयोग करे, अन्यथा
वह प्रजा के किए पापों के चौथाई हिस्से का भागीदार बनेगा। जो राजा इस धन का उपयोग प्रजा की सुरक्षा और भलाई के लिए ना कर अपने निजी ऐश्वर्य पर करता था, उसे डाकू के समान बताया गया है। शांति पर्व में एक जगह यहां तक कहा गया है कि यदि प्रजा के सामान की चोरी हो जाए तो वह होने वाली हानि की पूर्ति के लिए दावा भी कर सकती हैं। डॉक्टर केपी जायसवाल ने लिखा है कि जिस समय राजा अपने कर्तव्य की पूर्ति में असफल हो जाता था तो प्रजा की उसके प्रति वफादारी भी समाप्त हो जाती थी तथा उन्हें शासक का चुनाव करने के लिए विवश होना पड़ता था। आगे नंद काल में अगर हम देखें तो नंद शासकों ने राज्य की अर्थव्यवस्था को बहुत उत्तम बनाया। यद्यपि उनका व्यवहार प्रजा के प्रति बहुत अत्याचारपूर्ण रहा था, फिर भी उन्होंने जो कर प्रणाली बनाई उसे काफी हद तक मौर्य शासकों ने अपनाया। डॉक्टर त्रिपाठी के कहे अनुसार मौर्यों की प्रतिष्ठा और शक्ति के पीछे नंद शासकों के प्रशासनिक ढांचे व काफी विकसित वित्तीय प्रणाली की विरासत है। मौर्यों के लिए प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचने के लिए नंदों से प्राप्त प्रशासनिक व वित्तीय मशीनरी को केवल व्यवस्थित करने की जरूरत थी। अब मौर्य काल की बात करते हैं, जो कि प्राचीन भारत में कर प्रणाली का जो भी ढांचा रहा उसका मूल आधार इसे माना जाता है। मौर्य काल में प्रशासन का हर क्षेत्र में संगठन देखा जा सकता है। प्रशासनिक व्यवस्था को संगठित करने में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य का बड़ा योगदान रहा। उसके अधीन कृषि का बहुत विकास हुआ। इस काल में भूमि को दो भागों में बांटा गया था। एक वह भूमि थी जो राज्य की अपनी थी, राज्य को इससे होने वाली आय को सीता कहा जाता था, और जो भूमि राज्य के अपने अधिकार में नहीं थी उससे प्राप्त आय को भाग कहा जाता था। कौटिल्य ने भाग की दर 1/6 बताई है। किसान अपनी सुविधा के अनुसार लगान की अदायगी नकद या उपज के रूप में कर सकता था। सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई के लिए कई साधन उपलब्ध करवाए जाते थे, जैसे कि नहरें, झीलें, बांध, कुएं आदि। प्राप्त सूत्रों से प्रतीत होता है कि सरकार इन साधनों का प्रयोग करने के लिए किसानों से अलग वसूली करती थी, जो संभवतः चौथाई भाग था। चंद्रगुप्त के समय सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। प्राकृतिक प्रकोप के समय किसानों को कई सुविधाएं प्रदान की जाती थी। यद्यपि लगान की दर कुल उपज के 1/6 से 1/4 भाग तक निश्चित की गई थी, परंतु किसी भी प्रकार की आपदा के समय या किसी विदेशी आक्रमण के समय किसानों से अतिरिक्त कर भी लिया जा सकता था। यहाँ यह तथ्य भी ध्यान में रखना जरूरी है कि सरकार किसानों पर सख्त नियंत्रण रखती थी तथा यदि कोई किसान अपने कर्तव्यों में कोताही करता था तो उसे जुर्माना देना पड़ता था। इसकी पुष्टि अशोक के शिलालेखों से भी होती है। और कई बार ऐसे ही होता था कि सरकार जो है, सम्राट जो है, वो लगान की दर को कम कर सकता था कुछ खास मौकों पर, या इसे 1 साल के लिए रद्द भी कर सकता था। अब अशोक की अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और अशोक खुद भी बौद्ध धर्म का अनुयायी बन चुका था, तो उसने लुम्बिनी में लगान की दर जो है वो 1/8 की हुई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत कुछ सम्राट के ऊपर
उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता था। आगे हम बात करेंगे लगान मुक्त भूमि की। सरकार ने बहुत सी भूमि लगान मुक्त भी रखी हुई थी। यह भूमि अधिकतर ब्राह्मणों को दी जाती थी। ब्राह्मणों को उस कर से भी मुक्त रखा गया था जो विपत्ति के समय किसानों से वसूल किया जाता था। उदाहरण के तौर पर जैसे कि दीघ निकाय और मध्यम निकाय से ज्ञात होता है कि कई ब्राह्मण अपना आध्यात्मिक कार्य छोड़कर भूमि इकट्ठी करने में व्यस्त हो गए थे, परंतु ब्राह्मणों के लिए यह जरूरी था कि वे अपनी भूमि केवल उन्हीं को आगे बेच सकते थे जिन्हें पहले भी ऐसी भूमि प्राप्त हुई हो। ऐसा ना करने पर उन पर भारी जुर्माना लगाया जाता था। इसके अलावा राजा चाहे तो वह लगान की दर कम भी कर सकता था। आगे हम बात करेंगे लगान अधिकारियों की। तो सरकार भूमि की देखरेख के लिए कई अधिकारियों की उसने नियुक्ति की हुई थी, जैसे कि सीता अध्यक्ष ऐसा एक अधिकारी था जो सरकारी भूमि की देखभाल करता था। कौटिल्य के विवरण से प्रतीत होता है कि यह अधिकारी विभिन्न किस्मों के बीज इकट्ठे करता था तथा जब भूमि तैयार हो जाती थी तो ये बीज डाल दिए जाते थे। वो अपने अधीन भूमि के लिए किसानों को जरूरी औजार भी उपलब्ध करवाता था। उसके अन्य प्रमुख काम थे अन्न की खरीद व बिक्री, अनाज की एक किस्म को दूसरी के साथ बदलना, अनाज को ब्याज पर देना, आवश्यकता के समय अनाज को इकट्ठा करने की मांग करना आदि। लगान सरकारी गोदाम में ही इकट्ठा किया जाता था। उसका यह कर्तव्य था कि वो इस बात का ध्यान रखे कि सरकारी लगान को किसी तरह की हानि ना हो। सीताध्यक्ष के अलावा लगान प्रबंध के लिए और भी बहुत से अधिकारी जुड़े हुए थे। इनमें से कुछ एक प्रमुख थे जैसे कि रज्जुगाहक अमात्य, गाम भोजक, रजकमिका, नियुक्त अकाशीय वगैरह। पाणिनि ने क्षेत्र कर का उल्लेख किया है जिसका कार्य कृषि योग्य भूमि का सर्वेक्षण करना तथा पैमाइश के बाद उसे प्लाटों में बांटना था। रज्जुगाहक रस्सी के साथ भूमि की पैमाइश करवाता था। इस कार्य के लिए उसके साथ बहुत से अन्य कर्मचारी भी होते थे। गाम भोजक अनाज का निर्धारण कर इसे सरकारी गोदाम में रखवाता था। कई विद्वान गाम भोजक को न्यायाधीश मानते हैं जो कभी कभी कर इकट्ठा करने की जिम्मेदारी निभाता था। सरकार ने यह नियम बनाया था कि फसल सीधी किसान से नहीं खरीदी जा सकती थी, बल्कि इसकी बिक्री एक निश्चित स्थान पर ही संभव थी। संभव तौर पर इसका मंतव्य उपज की चोरी को रोकना था। अब समकालीन स्रोतों के आधार पर कहा जा सकता है कि पहले कृषि योग्य भूमि की पैमाइश करवाई जाती थी तथा बाद में लगान का निर्धारण किया जाता था, परंतु कई बार निर्धारण का कार्य पैमाइश के साथ ही हो जाता था। लगान इकट्ठा करने के लिए सरकार ने यह सिद्धांत बनाया हुआ था कि किसानों के प्रति अत्याचारी हुए बिना सरकारी कोष को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाना, परंतु बहुत अवसरों पर यह मात्र सिद्धांत ही रह जाता था। कौटिल्य ने तो यह परामर्श भी दिया था कि राजा उस किसान को जमीन से बेदखल कर दे जो अपने खेत पर फसल नहीं उगाता। इस प्रकार किसानों को सदा यह डर सताता रहता था कि यदि किसी वजह से वो फसल ना उगा सके तो उन्हें उस भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा जिसे उन्होंने बड़े परिश्रम व अपने खर्च पर कृषि योग्य बनाया है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है कि जो किसान बंजर जमीन को कृषि योग्य बनाता था उसके पास वो जमीन तब तक रहती थी जब तक वह उस पर कृषि करता था, परंतु जब वो खेती करना बंद कर देता था
तो राजा उससे वह जमीन लेकर दूसरे किसान को दे सकता था। और प्राचीन काल में हर युग में अक्सर वही फसलें उगाई जाती थीं। कुछ एक प्रमुख फसलें थीं, गेहूं, जौ, बाजरा, चावल, दालें, सब्जियां और कई प्रकार के फल, फूल, तिल, कपास वगैरह वगैरह। आगे हम बात करेंगे उत्तर मौर्य काल में लगान की स्थिति की। मौर्यों के बाद शुंग, कण्व, पार्थियन, शक और कुषाण शासकों ने अपने राज्य स्थापित किए। उन्होंने प्राय मौर्यों की ही कर प्रणाली को जारी रखा। सौराष्ट्र के शक शासक रुद्रदमन के जूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है कि वह अपनी प्रजा से बलि, भाग और शुल्क कर प्राप्त करता था, परंतु उसने विष्टि बेगार थी। कर और प्रणय जो है ये आपदा के समय प्राप्त किया जाने वाला कर था, इसे लागू नहीं किया था। गुप्त काल में अगर बात करें तो गुप्त शासकों के अधीन भी राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि लगान ही रहा। लगान की दर कुल उपज का 6वां भाग ही थी। समकालीन स्रोतों से ज्ञात होता है कि सरकार किसानों से 3 किस्म के कर वसूल करती थी। एक था कर की अदायगी जो है ये ग्रामीण लोगों को समय समय पर करनी पड़ती थी। लगान को भाग कहा जाता था और भोग वो कर था जो सरकार दैनिक आधार पर फलों, फूलों और घास से प्राप्त करती थी। इसके अलावा ग्रामीण लोग अपनी उपज का 10वां भाग चरावाहों को भी देते थे। हर्षवर्धन के समय में भी लगान की दर पारंपरिक तौर पर यानी कि कुल उपज का 1/10 भाग ही रही। इसे भाग कहा जाता था। यह दर उपजाऊ भूमि के लिए थी। कम उपजाऊ भूमि के लिए ये दर जो है ये 1/10 से 1/8 निश्चित की गई थी। राजपूत काल में देखते हैं हम कि हर्ष के देहांत के बाद वर्धन राज्य का वैसे ही अंत हो गया था। तो उत्तर भारतीय राजनीति में एक तरह से राजनीतिक खालीपन आ गया। धीरे धीरे सारा उत्तरी भारत राजपूतों के अधीन आ गया, जिन्होंने यहाँ अपने राज्य स्थापित कर लिए। साधारण तौर पर उन्होंने उसी कर प्रणाली को अपनाया जो पुरातन काल से चली आ रही थी। क्योंकि राजपूत राजनीति सामंतवाद पर आधारित थी, इसलिए उन्होंने कृषि पर ज्यादा जोर दिया। लगान की दर 1/6 भाग थी और इसे भाग कहा जाता था। भोग भी एक प्रकार का कर था तथा इसे फलों, फूलों और ईंधन पर वसूला जाता था। हमें हिरण्य नामक एक अन्य कर की भी जानकारी मिलती है। यह संभवतः वो कर था जो गांवों की समस्त जनसंख्या से प्राप्त किया जाता था। पश्चिमी भारत में उपारिक और उदंग नामक कर प्राप्त किए जाते थे। संभवतः ये अतिरिक्त कर थे जिनसे लोग घृणा करते थे। प्रतिहार शासकों के लेखों से पता चलता है कि वे खल भिक्षा नामक कर प्राप्त करते थे जो गोदामों से प्राप्त किया जाता था। तो रोमिला थापर का ऐसा मानना है कि प्रत्येक गांव उतना ही अनाज पैदा करता था जिससे उस गांव की आवश्यकता पूर्ति हो सके। इसका कारण है कि वो इस तथ्य से अवगत थे कि वो जितना ज्यादा गेहूं पैदा करेंगे वो जमींदारों के पास ही जाएगा। सामंत भी अपने धन का अधिकतर भाग अपने महलों व मंदिरों के निर्माण में ही खर्च करते थे। परिणामतः उद्योगों और व्यापार के विकास की दिशा की ओर कोई प्रयास नहीं किया गया। अब बात हम करेंगे किसानों और सरकार के मध्य संबंधों की। और जैसा कि अभी हमने बात की है कि प्राचीन काल में
सरकारों की आय का मुख्य साधन भूमि लगान ही रहा है। इस कारण बहुत से अवसरों पर किसानों के प्रति सरकारों का रवैया सख्त भी रहा, परंतु ऐसा नहीं कि सरकारों ने किसानों के प्रति बेपरवाही या बेरुखी की ही नीति अपनाई। प्राकृतिक प्रकोप के समय सरकारें किसानों की बढ़ चढ़कर सहायता करती थीं, उन्हें सिंचाई के लिए पूरे साधन मुहैया करवाने के प्रयास किए जाते थे, फसल नष्ट होने पर उनका लगान माफ कर दिया जाता था तथा बहुत से अवसरों पर उन्हें नए बीज लाने में सहायता दी जाती थी। तो कुल मिलाकर प्राचीन काल में किसानों और सरकारों के संबंध बहुत अच्छे रहे। प्रायः सभी शासकों ने किसानों के हितों को ध्यान में रखा, क्योंकि वो जानते थे कि उनके राज्य की आय का मुख्य स्रोत भी वही थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ अधिकारी अवश्य ही किसानों का शोषण करते रहे। तो ये थी हमारी बातचीत प्राचीन भारत में कृषि कर प्रणाली की। उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है ये पसंद आया होगा, ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप इसे लाइक करिए, अपने सर्कल के दोस्तों से कहिए कि वो भी इसे शेयर करें, आप भी करिए दूसरे अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं।